अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्तक। पीटीएम और पीटीआई के दरमियान तख्ते लाहौर की जंग तेज हो गई है। दोनों जानिब से सियासी और आईनी मामलात पर सलाह मशवरे जारी हैं। एक दूसरे के खिलाफ सियासी और कानूनी हरबों के इस्तेमाल के लिए मुशावरत का तवील सिलसिला भी जारी है और साथ ही साथ मुतजाद दावे भी सामने आ रहे हैं। स्पीकर की जानिब से गवर्नर की दोनों हिदायत को नजरअंदाज करके असम्बली का इजलास तो नहीं बुलाया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसे दावे सामने आते रहे कि अब सूबे में गवर्नर राज लगाया जाएगा या गवर्नर वजीर आला को डी नोटिफाई कर देंगे। लेकिन अब तक ना तो गवर्नर राज के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई और ना ही वजीर आला को डी नोटिफाई किया गया है। आज वजीर दाखिला की जानिब से यह दावा किया गया कि आईनी तौर पर कल 4 बजे इजलास ना बुलाने पर परवेज इलाही वजीर आला नहीं रहे। वजीर आला का इंतखाब होना है, उसके शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, जबकि मुआविन खुसूसी वजीर आज़म अता तारड़ की जानिब से भी वजीर आला को यही मशवरा दिया गया कि वो इज्जत से इस्तीफा देकर घर चले जाएं, वरना उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। गवर्नर को आईनी तौर पे ये इख्तियार हासिल है कि वो चीफ मिनिस्टर को किसी वक्त भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कह सकता है और साथ ही आइन में ये दर्ज है, तो उसकी पोजीशन जो है वो एज चीफ मिनिस्टर जो है वो बरकरार नहीं रहती। इसलिए चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो आईनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। गवर्नर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को लिख सकते हैं और उनके तहरीर करने पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट की मंजूरी से एडवाइस भेज सकती है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर रूल लग सकता है। आज एक खत लिखा है, कानूनी तौर पे लिखा है कि आईनी कानूनी तौर पे परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहे, उनको इत्मीनान हासिल नहीं है, इसलिए कह रहे रिजाइन करके चले जाएं, वरना गवर्नर साहब के पास स्वाबदीद है और वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करना जानते हैं। हुकूमती हलकों की जानिब से वजीर आला को डी नोटिफाई करने की बातें की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई की तरफ से ऐसी किसी भी हरकत को आइन से गद्दारी करार देते हुए आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं। फवाद चौधरी ने निजी टीवी टॉक शो में बात करते हुए कहा कि अगर परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया तो इसे जहाज बनाकर खेलेंगे। उनके इकदाम पर सदर ममलिकत उन्हें बरतरफ करेंगे, जिसके बाद आइन सबूताज करने पर उन पर आर्टिकल 6 लगेगा। दूसरी जानिब हुकूमत यह कहती है कि आर्टिकल 6 लगाने की बातों को बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला ने फवाद चौधरी की बात का जवाब देते हुए कहा कि गवर्नर के खिलाफ बेतुकी और आवारा जारी। वज़ीर आज़म की एडवाइस के बगैर सदर अपने माथे पर बैठी मक्खी नहीं हटा सकता। से इन्होंने गवर्नर ने एक आर्टिकल 109 की खिलाफ वर्जी में एक प्रोक्लेमेशन जारी की और कहा कि आज ही 24 घंटे के अंदर ही जो है वो वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। और हाई कोर्ट के फुल बेंच फैसले में कहा गया है कि गवर्नर मिनिमम कम से कम 10 दिन का वक्त देगा। आइन ने जो हदूद मुकर्रर की हैं हर इदारे के लिए भी और गवर्नर के लिए भी और वफाक के लिए भी, उनको जो क्रॉस करेगा उसके ऊपर फिर अब आर्टिकल 6 लगेगा। 6 लग सकता है। वो उन्होंने अब तक की जो इकदाम किए हैं इस पर आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल बेतुकी और आवारा बात है। गवर्नर के खिलाफ गवर्नर कुछ आइन जब एक इख्तियार देता है और गवर्नर उसके मुताबिक जब एक्ट करता है तो फिर आर्टिकल 6 का या किसी कानून या आइन के वायलेशन का सवाल ही पैदा नहीं। आज तहरीक इंसाफ आर्टिकल 6 लगाने की बातें कर रही है। चंद महीने कबल जब नून लीग की पंजाब में हुकूमत थी और पीटीआई की तरफ से उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब थे, तब उमर सरफराज चीमा भी उस वक्त की हुकूमत के लिए बहरान पैदा करने की कोशिशों में थे। उस वक्त नून लीग की जानिब से भी उन पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें की जाती रही, लेकिन आज इन्हीं दावों को झुटलाया जा रहा है। आईनी और कानूनी माहिरीन के साथ मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों के जो रहनुमा है वो उनका तवील इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने और उसके बाद की सियासी सूरत हाल के लिए मुशावरत और मुख्तलिफ कानूनी और आईनी पहलुओं पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में कानूनी टीम ने गवर्नर पंजाब को वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने से रोका है, क्योंकि इससे नया आईनी बहरान पैदा होने का खदशा था। कानूनी टीम ने गवर्नर पंजाब को स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को अदालत में चैलेंज करने का मशवरा देते हुए कहा है कि आइन के तहत वज़ीर आला के वोट लेने से इनकार तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। अगर कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया जाता तो अदालत वज़ीर आला को रिलीफ दे देगी। आज स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने मीडिया से बात की और एक बार फिर गवर्नर की जानिब से इजलास को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि किसी भी जांच के दौरान गवर्नर कैसे इजलास तलब कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये इंदिया भी दिया है कि असम्बली तहलील करने का मामला जनवरी तक जाएगा, जिसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि अभी तो अदम एतमाद पेश हुई है, जिस पर नोटिस होंगे, बहस होगी, फिर वोटिंग होगी। ऊपर नोटिस होना है, अभी उसको सर्कुलेट होना है। अगर बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। खुदारा ये गलत फहमी निकाल दें। हम जल्दी करना चाहते हैं
हमारा तो ये था कि कल हमने असेंबलीज डिसॉल्व करनी थी, बट ये बीच में जो एक समझे क्या आ गया, हम तो अवाम के पास जाना चाह रहे हैं। इस वक्त पंजाब में जो पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर जारी है, ये जो सियासी रस्साकशी है और दोनों तरफ से कोलिजन कोर्स दिखाई दे रहा है, इस पर बात करने के लिए सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन मुर्तजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एट दिस पॉइंट इन टाइम, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है और शुरका से इमरान खान साहब जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, साबिक वज़ीर आज़म, वो खिताब भी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि सबकी नज़रें गवर्नर हाउस पर हैं कि वहाँ से कोई डिक्लेरेशन आएगा, वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, गवर्नर राज की बाज़गश भी सुनी, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। क्या वजह है? अब किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, आपके इंट्रो में भी और आपने जो गुफ्तगू दोनों अतराफ़ की सुनवाई जिसमें आर्टिकल 6 का भी ज़िक्र हुआ, मैं समझता हूँ कि हमें आइन के ताबे ही रहना चाहिए और आइन के मुताबिक ही फ़ैसले करने चाहिए। और ख़ास करके पाकिस्तान के अंदर जो आइनी ओहदे हैं उनको चाहिए कि वो अपना आइनी किरदार जो है वो बहाल करें और उसी के मुताबिक हमें चलना भी चाहिए। मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि पिछले कुछ अरसे से, बल्कि इन 3-4 साल 2018 के इंतखाब के बाद आइनी ओहदे जो हैं वो बिल्कुल बेवक़्त और बेहैसियत होके रह गए हैं। उनकी जो इज़्ज़त और तौक़ीर थी वो बिल्कुल नाम की भी नहीं रह गई। वो चाहे कौमी असम्बली में हो, चाहे वो सदर पाकिस्तान का ओहदा हो, चाहे गवर्नर पंजाब का ओहदा हो, उनके साथ बिल्कुल जो है वो ओहदों के साथ लोगों ने इंसाफ नहीं किया। और अगर आर्टिकल 6 जिसकी आज बात की जाती है, वो आर्टिकल 6 अगर पहले दिन किसी पे लग जाता तो शायद आज का दिन हमें देखना नसीब ना होता। ये आर्टिकल 6 पहले मार्शल लॉ में ही लगना चाहिए था, नहीं लगा तो सो आज भी हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं, लेकिन हसन मुर्तजा साहब, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज कोई मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या डिक्टेटर तो आइन के साथ मिस एडवेंचर नहीं कर रहा। आज हम सियासतदानों को आइन के साथ खिलवाड़ करते हुए देख रहे हैं। आइन को मोम की गुड़िया बनाकर खेला जा रहा है कि जिसको जब जैसे चाहे कोई मोल्ड कर ले और अल्टीमेटली अपनी पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर के अंदर इन आइनी मामलात को फिर अदालतों में ले जाया जाता है। सर, अब रेहान साहब, आपने वो सारी मेरी जो कंटिन्यूटी है ना वो ख़त्म करके रखी। मुझे पता है कि आपकी फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा है हसन मुर्तजा, आप किसी भी जगह से टेक ऑफ कर लेते हैं। वैसे मैं माजरत खाऊं, मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आज जो असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, मैंने अभी आपके सुना है स्पीकर पंजाब असम्बली, कस्टोडियन ऑफ द हाउस को भी, और वो कह रहे थे कि हम तो बहुत जल्द असम्बलियाँ तोड़ना चाहते थे और अवाम के पास जाना चाहते थे, ये हमें असम्बलियाँ तोड़ने नहीं दे रहे। जब एक कस्टोडियन ऑफ द हाउस ये कह रहा है कि मैं असम्बलियाँ तोड़ना चाहता हूँ, तो वो हमारा कस्टोडियन कहाँ से रह गया? वो कस्टोडियन किसी और का है। अगर बाहर बैठ कर असम्बलियाँ चलानी है या डिज़ोल्व करनी है, स्टेक होल्डर तो मैं हूँ। मेरे से पूछा है किसी ने कि मेरे हल्के के क्या मसाइल हैं, क्या इश्यूज़ हैं, मुझे कहा जा रहा है कि जाओ हल्के में जाके इलेक्शन लड़ो। मैं अपने हल्के से भाग नहीं रहा, मैंने अल्टीमेटली वहाँ जाना है, मैंने इलेक्शन भी लड़ना है, मैंने अपनी आवाम को भी फेस करना है, मैंने सारा कुछ करना है। लेकिन मेरा कस्टोडियन ऑफ द हाउस कह रहा है कि मुझे मेरी मुद्दत पूरी करने से पहले घर भेज दिया जाए। अगर आर्टिकल 6 लगना है कि जो गवर्नर है वो भी तो बाई पार्टिजन है, वो भी गैर जानिबदार होते हैं, तो गवर्नर साहब ने ये कैसे महसूस किया कि चीफ मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस है वो मेजॉरिटी लूज कर गए, इसलिए इनको एतमाद का वोट लेना चाहिए? उन्होंने इसी बात पे किया कि असेंबली के अंदर लोग जो हैं वो चाहे जितने भी डिवाइड के उस पार हैं या इस पार हैं, कोई ऑपोजिशन में है, कोई ट्रेयरी पर है, इससे उनको गर्ज नहीं है। वो सारे इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि यार असेंबलियों को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। जो इलेक्शन लड़ के आता है उसे पता है कि वो किन हालात से गुजरता है, उस पर ख़र्च भी होता है, उस पर अखराजात भी होते हैं, और वो एक बड़ी तवील मश्क है जिससे गुजर के असेंबलियों में आना होता है। अगर पार्लियामान मुद्दत ही ना पूरी करे तो कैसे मुमकिन है कि वो अपना परफॉर्म कर सकता है? उसने अपनी प्रायोरिटीज़ बनाई होती हैं कि मैंने पहले साल में ये करना है, दूसरे में ये करना है, तीसरे में मैंने ये करना है सॉरी, उसके मुताबिक वो चल रहा होता है। आप उसकी मुद्दत ख़त्म कर दें एक आदमी के खुश करने के लिए, तो ये तरीक़ाकार जो है ये दुरुस्त नहीं है। आपको, हम बेशक इलेक्शन में जाएंगे लेकिन पार्लियामान को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है स्पीकर का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहने का,
तो ये गैर आइनी नहीं है। वही आइन जिसको वो बेस बनाकर और असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं, वही उसी आइन के तहत उसने कहा कि मैंने ये बाज़ सुनी है कि आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व करना चाहते हैं, लोगों की राय है कि असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएं, जो मेंबरान असम्बली हैं, तो आप इस पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। पता चल जाएगा कि अगर आपके पास लोगों का एतमाद है तो आप असम्बलियाँ तोड़े, अच्छा, आप आइन हसन को मिर्जा साहब, अब एक्सरसाइज ये करें। जो चीफ मिनिस्टर के पास इस्तेकाक है असम्बलियाँ तोड़ने का, ये भी तो आइन नहीं दिया है, यानी ये इख्तियार तो है और जिसको एक्सरसाइज भी किया जा सकता है। अब सर, अब ये फरमाइएगा ना सर कि अब असम्बलियाँ तो डिसॉल्व नहीं हो रही है, आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मूव कर दी है, लेकिन अब कल जो इजलास हो रहा है उस इजलास में क्या होगा? मतलब अब क्या होते हुए, क्या उससे पहले गवर्नर की तरफ से कोई डिक्लेरेशन, डी नोटिफिकेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर हो जाएगा? अब तो हम कह रहे हैं जी कि गवर्नर साहब की तरफ से जो आईनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी होनी चाहिए। लीडर ऑफ द हाउस का चुनाव होना चाहिए। स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस आया है उस पे वोटिंग होनी चाहिए। लीडर ऑफ द हाउस का चुनाव तो होगा ना उस वक्त, जब इस वक्त करंट लीडर ऑफ द हाउस डी नोटिफाई हो जाएंगे, उसके बाद चुनाव होगा ना सर। देखें, तो वो गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है कि वो लीडर ऑफ द हाउस को लिखें कि वो अब लीडर ऑफ द हाउस नहीं है। जी मैं यही जानना चाह रहा हूं ना सर, वो कब लिखेंगे? उसमें क्या अमर माने हैं अभी? ये तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि आप अगर गवर्नर साहब से या उनके किसी स्पोक्स पर्सन से ये बात पूछें कि वो उनका ऑफिस खामोश क्यों है, वो अपने इख्तियारात एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहे। गवर्नर हाउस में बड़ी तवील मुशावरत हुई है सर, इत्तेहादियों की भी और नून लीग भी बैठ के, तो मेरा ख्याल आपसे ज़्यादा बाखबर कौन हो सकता है, ये तो आप ही बता सकते हैं। नहीं, मैं देखे, मैं बाखबर भी हूँ, तो मेरी बात तो उतनी वो नहीं होगी जितनी कि वो खुद अपनी ज़बान से बताएं या उनका ऑफिस बता रहा हो। देखिए, हर ऑफिस का अपना एक है, उसके मुताबिक उन्हें चलना चाहिए। ये आप समझते हैं कोई मसलहत है इसमें? यकीनन कोई मसलहत होगी, किसी मसलहत या किसी स्ट्रैटेजी के तहत ही हो रहा होगा। यकीनन इसमें ये भी इस पे भी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हो सकता है कि वो अपने कानूनी और आईनी माहिरीन के साथ बैठकर मशावरत कर रहे हो, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरी सियासी ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी है। ये इस पाकिस्तान की जो तारीख़ है उसमें इस जैसा जो सूरत हाल बनी है ये पहली दफ़ा बनी है, ये इससे पहले है नहीं। तो इसलिए मेरा ख्याल है इस पे कानूनी मशावरत के बाद ही कोई फैसला किया जा सकता है। ये मुनासिब बात है। देखिए, दो ऑप्शन सामने थे इससे पहले भी और अभी भी बात हो रही है कि या तो डी नोटिफाई कर दिया जाए, डिक्लेरेशन इशू कर दिया जाए, या फिर स्पीकर की रूलिंग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए। ऑल्दो आज स्पीकर साहब ने रूलिंग को मुस्तरद करने पर भी रिस्पॉन्ड किया गवर्नर को, तो क्या ये जो दूसरा रूट है ये लेने पर भी सोच विचार कि अदालत जाया जाए रादर देन कि ये डिक्लेरेशन इशू किया जाए? देखिए, अदालत जाने के तो हक में मैं नहीं हूँ। ये पार्लियामान का मसला है और इसमें हमें अपनी जुडिशरी को पार्टी बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी के ख़िलाफ़ भी फैसला जाए वो यही समझती है कि हमारी जुडिशरी बायस है। तो हमें जुडिशरी को इन मामलात में इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए इतनी सारे 12-14 करोड़ का सूबा है, अब तो कहीं 14 के करीब होगा या इससे भी ज़्यादा होगा। तो हमें जुडिशरी को उन मामलात पे तवज्जो उनकी रहने देनी चाहिए। बड़ी मुनासिब बात है हमारे जो अपने आईनी मसाइल है, ये हमें पार्लियामेंट में ही हल करने चाहिए। नहीं आ रहा ना सर। बाकी सारी दुनिया में अगर हो सकते हैं, जहाँ जहाँ पे पार्लियामान की सुपरमेसी है वहाँ पर ये मसाइल पार्लियामान में हल हो सकते हैं, तो पाकिस्तान में भी इसकी आदत और रिवाज पड़ना चाहिए। हमारी ये रिवायत नहीं है, वैसे हो तो हमारे यहाँ भी सकता है सर। वो तब होता है ना जब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हों, को बातचीत हो रही हो, अक्रॉस द टेबल हो। अभी तो बातचीत वाला माहौल ही नहीं है। कल असेंबली का सेशन है, सेशन में जाएंगे, वहां भी हमने पहले भी देखा है ये रिवायत रही है, धींगा मुश्ती होती है, सारे का सारा सेशन ही वो तहोबाला होकर रह जाता है। तो कल क्या मनाजिर देखने को मिलेंगे, अभी तो ये भी देखने की बात है। देखें, आपने पूरी दुनिया में ये नहीं देखा होगा कि पार्लियामान की मौजूदगी में मेंबरान पार्लियामान कह रहे होंगे कि हम इस पार्लियामान को नहीं मानते और हम फैसले बाहर सड़क पे या कंटेनर पे करेंगे। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है, ये नहीं होना चाहिए। पार्लियामान भी मौजूद है, उसके मेंबरान भी मौजूद हैं, उन्हें वहाँ बैठ के बातचीत भी करनी चाहिए, डायलॉग भी होना चाहिए। और ये बैकडोर चैनल्स भी अगर इस्तेमाल कर लिए जाएँ
इस बेहतर कामों के लिए, तो वो भी मेरा ख्याल है कोई इतनी बुरी बात या वो नहीं है। बाकी तमाम चीज़ों के लिए अगर सारा कुछ हो सकता है तो इस पार्लियामान को बचाने के लिए भी, और मैं यहाँ समझता हूँ कि हुकूमत जो मेरी हुकूमत है, इत्तेहादियों की हुकूमत है, मैं अपनी हुकूमत से भी कहूँगा कि इसमें उन्हें अगर आगे कदम बढ़ाना पड़े तो उन्हें भी बढ़ाना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बावजूद कि उन्हें कभी ये रिस्पॉन्स नहीं मिला, आगे से अजीब अजीब से अल्फाज और अजीब अजीब सी बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन इनके बावजूद भी हुकूमत को चाहिए कि वो आगे बढ़े और हुकूमत वाला रवैया अपनाते हुए अपोजिशन को साथ मिलाए। और पंजाब में भी ऐसे ही होना चाहिए कि यहाँ पे जो हुकूमत है वो भी मिल बैठ के कोई मामलात को तय करने की कोशिश करे, वो भी अपने आप को शहनशाह या बादशाह ना समझे। दोनों तरफ से ये रवैये होंगे तो मसाइल हल होंगे, हमें अदालत भी नहीं जाना पड़ेगा और मसाइल भी कम होंगे। बात गवर्नर राज तक तो नहीं आएगी हसन मुर्तज़ा साहब? आपको लग रहा है कि नौबत यहां तक पहुंच सकती? देखें, जब आप ये बात करते हैं तो मैं तो एक सियासी कारकुन हूँ और मैं तो इस चीज़ की बड़ी मजम्मत करता हूँ कि गवर्नर राज जैसा हुक्म जो है वो कभी भी सादर नहीं होना चाहिए। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी वायलेशन जो है वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन सॉरी, जब दोनों अतराफ से आप ये चीज़ें देख रहे हो कि आइन को नहीं मानना, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं हालत जंग में तो सब चीज़ जायज़ है। ठीक, बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर हाशिम डोगर साहब ने भी ज्वाइन किया। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरी तरफ का मौक़िफ़ भी ले लेते हैं कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एहतजाज जारी है। गवर्नर हाउस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं। इमरान खान साहब खिताब कर चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हाशिम डोगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हाशिम डोगर साहब, वैसे प्रैक्टिकली आपका जो डेस्टिनेशन थी या जो आप चाहते थे वो ये थी कि जनरल इलेक्शंस की तरफ जाए, असेंबलीज डिसॉल्व होनी चाहिए, लेकिन असेंबलीज डिसोल्यूशन का प्लान तो पीडीएम ने या ऑपोजिशन ने मिलकर फ्लॉप कर दिया है। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? कल इजलास होने जा रहा है, क्या करेंगे? प्लान ऑब्वियसली हमारा ही था, हम उसको डिसॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो उसमें ऑब्वियसली जो इन्होंने जो कोई भी एफर्ट करनी है, और जाहिर है वो जो जैसे सोचते हैं उन्होंने उसके मुताबिक एक्शंस करने हैं, जो हम सोचते हैं हम उसके मुताबिक एक्शन करेंगे। तो हमारा एक्शन यही था कि हमने असेंबलीज डिसॉल्व करनी थी, क्योंकि बार बार इस पॉइंट के कि हमने हर फोरम पे ये कहा कि आप बैठ के तो अर्ली इलेक्शंस की बात करें, जिसको वो बिल्कुल सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि ये चाहते हैं कि दुनिया में जो कुछ मर्जी हो जाए अर्ली इलेक्शंस। और डॉक्टर साहब, ये एफर्ट खासी हद तक कामयाब भी तो हो गई है कि कल असेंबलीज तो रिजॉल्व नहीं हो रही, तो जो एफर्ट उनकी है, जो उनकी काउंटर स्ट्रैटेजी है, वो तो खासी सक्सेसफुल है। तो आप क्या करेंगे फिर? नहीं, इसको आप सो फार कह सकते हैं, मगर आज कल जुमा आ रहा है, ठीक है, इस जुमे को नहीं होगी तो अगले जुमे को हो जाएगी। लेकिन इस वक्त ऑपोजिशन तो ये राय रखती है कि एतमाद का वोट चीफ मिनिस्टर खो चुके हैं, उनके पास एतमाद नहीं है। ये बिल्कुल उनकी फजूल सी एक कॉनोटेशन है, मैं इसको नहीं मानता। कैसे हमने एतमाद, कौन सा पब्लिकली देखे ना, लास्ट टाइम जब हमने वाकई एतमाद खोया था, हमारे 25 लोग वो डिफंक्ट कर गए, हमें छोड़ के चले गए, तो वो नज़र आ रहा था कि जी ये इतने लोग हैं जो लोटे हो गए। अब मुझे बताएं ना, एतमाद का वोट तो भी रिसेंटली सीएम साहब ने लिया तो 186 वोट थे, उसके बाद हम 2 हलकों में इलेक्शन भी मजीद जीत गए, 188 हो गए। तो ये किस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये कह सकते हैं? कहीं पे किसी हमारे मेंबर ने कहा हो, हम जो 178 हैं पीटीआई के, इनमें से किसी ने कहा हो। आपने अता ताड़ा साहब की गुज़श्ता रात की मीडिया टॉक भी सुनी होगी, उसके बाद भी जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि एक तो वो सूबाई वजीर का हवाला देते हैं सरदार हसनैन दरेशक का, कि उनके साथ कैबिनेट मीटिंग के अंदर क्या सलूक हुआ, वजीर आला ने उनको क्या कहा, और उसके बाद साउदर्न पंजाब के कुछ एमपीएस हैं जो बड़े नाला हैं परवेज इलाही साहब की रवैये से, और काफी वो डिसेंटिंग एटीट्यूड है उनके दरमियान। अता तारड़ इस कुर्रा अर्ज पे वो वाहिद शख्स हैं कि जिनकी मैं बात सुनना तो दूर की बात है, जब वो टीवी चैनल पे आए तो मैं चैनल चेंज कर ले, तो माजरत के साथ मैंने उनकी कुछ बात नहीं सुनी। दूसरी बात, वजीर आजम हुसनैन बहादुर दरीशिक साहब का वो होंगे जी, उनके पास फेडरल मिनिस्टर का, इस वक्त फेडरल मिनिस्टर के बराबर। आई थिंक आई हैव द राइट कि मैं जिसको सुनना चाहूँ मैं सुनूँ, जिसको ना सुनना चाहूँ। अब मैं अभी बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे आ रहा हूँ, अगर कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं होगा तो वो चेंज कर लेंगे। एनी हाउ, जहाँ तक बात है हुसनैन बहादुर दरीशिक साहब की, मेरा ख्याल है कि आपने उनकी ट्वीट नहीं देखी जो उनके अपने वेरीफाइड अकाउंट से आई। उन्होंने कहा जी ये जो कुछ भी हुआ वो एक अलग है,
मेरा वोट इमरान खान की अमानत है, वो जिसको कहेंगे, और उससे मुराद उनका CM परवेज़ इलाही है। इसलिए ये बातें बिल्कुल फजूल हैं। ये हमें बताएं, चलें ये हमें साबित करें कि ये आपके 4 MPs हैं जिन्होंने अलहदा ग्रुप बना लिया है और वो जो है ना वो आपके साथ नहीं। तो ये कैसे कर रहे हैं? हम सिर्फ कानून को फॉलो करना चाहते हैं और कानून के मुताबिक ये है जो हमें कानून में हमने पढ़ा है, जो हमारी लीगल जो टीम है वो हमें बता रही है कि ड्यूरिंग दी सेशन व्हेन इट इज इन जब वो चल रहा हो तो उस दौरान गवर्नर नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन डोगर साहब तो मेरा बड़ा हम उसको सादा सा follow कर सवाल रहे है, हैं। अगर अक्टूबर से अब तक वो सेशन चल रहा है, वो प्रोरोग नहीं हो रहा है, मतलब वो एडजर्न होती है प्रोसीडिंग्स, लेकिन सेशन अक्टूबर से 4 महीने से वही कंटिन्यूसली चलता चला जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि अगर आपको ये डर हो कि गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह देंगे तो आप सेशन तोड़े ही ना, आप सेशन जारी रखें। ये भी तो एक तारीख लिखी जा रही है ना आज। ये बिल्कुल हमारी मर्जी है जी, हमें कानून कहीं पे भी नहीं रोकता कि आपने ज़रूरी है कि आपने इजलास को जो है वो प्रोरोग करना है, इसको आपने ख़त्म करना है। लेकिन इंतहाई गैर रस्मी, गैर रिवायती अंदाज में इजलास चल रहा है सर, रिवायत भी ऐसी नहीं है इधर। इसमें और कितनी रवायात आपने कायम करनी है कि मुल्क का वजीर दाखिला कह रहा है कि मैं वजीर आला के हाउस को सील कर दूंगा? ये कानूनन लेकिन अगर आज गवर्नर साहब डिक्लेरेशन इशू कर देते हैं जिसमें CM को डी नोटिफाई कर दिया जाता है। देखिए रात भर कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मुस्तकिल हो गए, अब्दुल्ला सुंबुल साहब जिनके पास एक्टिंग चार्ज था, राव आमिर जुल्फिकार साहब बतौर IG पंजाब चार्ज संभाल चुके हैं। CCPO के हवाले से भी खबरें आ रही थी कि उन्हें OSD कर दिया जाएगा। तो ये जो इंतजामी लेवल पर कुछ चीजें हैं ये तो वफाक की तरफ से होना शुरू हो गई हैं। फिर रेंजर और FC की तैनाती, तो हाउ डू यू सी दिस? जो प्रैक्टिकली वो कहते हैं कि सिर्फ रस्मन एक डिक्लेरेशन इशू करना है, तो फिर उसके बाद आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? नहीं, देखें जो इन्होंने जो रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट की बात की है वो गवर्नर हाउस की हद तक है। ये कोई इन्होंने 8 क्लब पे या पूरे लाहौर के अंदर रेंजर्स इस वक्त डिप्लॉयड नहीं है और वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर हो भी नहीं सकती। दूसरी बात है कि अगर हम इनकी इन चीज़ों से इतने खौफजदा हों तो हम क्यों ये सारे कदम उठाएं? हम बिल्कुल नहीं डरते, हम किसी गवर्नर लॉ से नहीं डरते, हम गवर्नर रूल से नहीं डरते। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की आज़ाद अदलिया है और अगर ये कोई ऐसा ज़्यादती वाला कदम उठाएंगे तो माजी में भी आपकी अदलिया ने जब वो डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी पंजाब असम्बली के अंदर और हमारे वोट कैंसिल किए तो उस वक्त जो मौजूद सुप्रीम कोर्ट है उसने रेमेडियल मेजर्स लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, अब जितना ये मामला डिले होगा क्योंकि आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो जनरल इलेक्शंस थे, आप मुल्क को आम इंतखाबात की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये मामला जितना डिले होगा, जितना प्रोलॉन्ग होगा, वो आम इंतखाबात तो उतना ही डिले होते जाएंगे। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं लगता है कि अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा सके मुल्क। ये आपकी सोच है, मेरी सोच इससे शायद मुख्तलिफ होगी। हम समझते हैं कि जब हम पॉलिटिकली अपनी मूव करेंगे जो हम कर रहे हैं तो इससे वो रास्ता निकल आएगा कि ये शायद मजबूर होंगे कि हमारे साथ बैठ के बात करें और अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएं। लास्टली ये जो मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि 45 सीटें सूबे के अंदर और फिर 10-15 सीटें वफाक के अंदर, ये सीट एडजस्टमेंट या शेयरिंग के हवाले से पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है और इतना ही है शेयर जितना बताया जा रहा है। मैं एक्चुअली मैं उसी बात पे कमेंट करता हूँ जो मेरे नॉलेज में हो। तो ये मीटिंग्स हुई हैं, 2 से ज़्यादा मेरे ख्याल मीटिंग्स हो चुकी हैं। जाहिर है काफ लीग वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू गेट एज मच एज इट इज़ पॉसिबल, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, मगर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ज़ाहिर है देखना है कि कहाँ पे उनके जो लोग हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं दूंगा, मगर ये कि आई नो कि ये कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी जिसमें काफ लीग हमारे मेजर दे आर कोलिशन पार्टनर्स, शायद वही इस वक्त सबसे बड़े कोलिशन पार्टनर हैं और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब उनको प्रॉपर्ली एकोमोडेट करें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम डोगर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सूबाई वजीर हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, क्योंकि पंजाब में ये जो सियासी टग ऑफ वॉर है इससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी जन्म ले रहा है और इस आईनी बहरान में आइन कैसे रहनुमाई फरमाता है, इस पर बात के बाद हमारे साथ है। वेलकम बैक। मुल्क के सबसे बड़े सूबे 12 करोड़ के नफूस पर मुश्तमिल सूबे पंजाब में जारी सियासी और आइनी बहरान का हल क्या है और क्या कोई आइनी रास्ता इस वक्त दिखाई दे रहा है, इस पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर कॉलमिस्ट, सीनियर तज्जियाकार और सरबराह पिलडैट अहमद बिलाल महबूब साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अहमद बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्पीकर ने रूलिंग इशू की, उस रूलिंग को गवर्नर पंजाब ने मुस्तरद कर दिया। अब स्पीकर ने गवर्नर पंजाब को रिस्पॉन्ड किया है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के आर्टिकल 209A के तहत आपने जो इजलास बुलाने का कहा वो सरियन गैर आईनी अमल था। अब ये फरमाइएगा सर कि अभी तक गवर्नर की तरफ से भी कोई डिक्लेरेशन इशू नहीं हुआ, वजीर आला पंजाब को भी डी नोटिफाई नहीं किया गया, तो समझा जाए कि अभी तो वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही हैं।
जी हाँ, जब तक गवर्नर कुछ इस बारे में नोटिफिकेशन जारी नहीं करते और ये वो काम कर रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो अगर करेंगे तो उस नोटिफिकेशन के ऊपर अमल दरामद करने के लिए इंतजामिया तैयार होगी या नहीं होगी। तो ये बहुत से सवालात हैं जिनका वो जवाब दे रहे होंगे अपने जहन में और मशवरा भी कर रहे होंगे, उसके बाद ही गालिबन वो कर सकेंगे। लेकिन अब चूंकि वो एक बार चीफ मिनिस्टर को कह चुके हैं कि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है और उन्होंने वो नहीं लिया, तो अभी गवर्नर साहब के ऊपर तकरीबन लाजिम हो चुका है कि वो उसके ऊपर जो भी एक्शन बनता है वो लें। देखिए, अभी तक तो गवर्नर पंजाब की तरफ से चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई करने का कोई भी डिक्लेरेशन सामने नहीं आया है और कल पंजाब असेंबली का इजलास होने जा रहा है, तो फिर इजलास में जो अदम एतमाद की तहरीक है उस पर कार्रवाई शुरू होगी। देखिए, गवर्नर साहब आज किसी वक्त कर लें, कल किसी वक्त कर लें, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर तो कार्रवाई अभी शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि असेंबली के अपने कवायद के मुताबिक नोटिस देने के बाद 7 क्लियर डेज का वक्फा होना चाहिए। यानी कल के रोज नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामान में टेबल भी नहीं होगी, उस पर बहस भी नहीं होगी। आप ये कह रहे हैं कि 7 रोज बाद ही ये प्रोसीजर शुरू होगा? जी बिल्कुल, ये असेंबली का जो रूल है, रूल 23, उसके अंदर ये बात बड़ी वजाहत से लिखी हुई है कि 7 क्लियर के बाद, नोटिस के 7 क्लियर डेज के बाद इसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी। तो फिर वो उस दिन उसका तरीका पूरा लिखा हुआ है कि जिस दिन ये होगी उस दिन तिलावत और नात वगैरह के बाद सबसे पहला काम यही होगा कि जिन लोगों ने ये तहरीक जमा कराई है उनको कहा जाएगा कि आप इस तहरीक को असेंबली के अंदर पेश करने की इजाजत तलब करें। इसीलिए फिर स्पीकर कह रहे हैं कि 1 जनवरी को इसका 1 जनवरी तक को फैसला हो सकता है, लेकिन ये भी इम्कान है कि उससे पहले ही शायद ये मामला अदालतों की नज़र भी हो जाए कि गवर्नर की तरफ से कोई नोटिफिकेशन इशू किया जाता है, कोई डिक्लेरेशन सामने आ जाता है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या अमर माने है या क्या कानूनी रुकावट आड़े आ रही है कि गवर्नर अभी हिचकिचाहट का इजहार कर रहे हैं ऐसा कोई डिक्लेरेशन इशू करने में? देखिए, बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये कोई वजाहत मौजूद नहीं है कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने से इनकार कर दे चीफ मिनिस्टर या वो इजलास मुनक्किद ना हो जिसमें उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, तो फिर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स क्या होंगे? अभी तक तो देखिए खतो किताबत जारी है, ये शिकवा जवाब शिकवा का खेल खेला जा रहा है। स्पीकर रूलिंग देते हैं, गवर्नर रूलिंग को मुस्तरद करते हैं, फिर स्पीकर उसका जवाब लिख देते हैं, लेकिन ये कब तक रहेगा? सबसे पहले अदालत, अगर ये मामला अदालत में ही जाना है तो अदालत का दरवाजा खटखटाता हुआ आपको कौन दिखाई दे रहा है सबसे पहले? बस वो दोनों असल में ये तासुर नहीं देना चाहते कि वो उनमें से कोई कमजोर है, क्योंकि जो अदालत में दादरसी के लिए जाएगा उसका तासुर ये होगा कि वो कमजोर है, वो तो कुछ कर ही नहीं सका, अब अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। तो अब ये रज़ी साहब इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए कोई खला तो नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर हैं जब तक वो काम चला रहे हैं। अब अगर गवर्नर साहब को ऐसा नोटिफिकेशन जारी करेंगे तो फिर ये सवाल होगा कि उस नोटिफिकेशन पे अमल दरामद करा सकेंगे वो, यानी क्या चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस इसके ऊपर अमल दरामद कराने में उसी तरह एक्टिव होंगे जिस तरह साबिका चीफ मिनिस्टर और साबिक गवर्नर सरफराज चीमा साहब को उनके प्रोटोकॉल से महरूम कर दिया था, गवर्नर हाउस ही नहीं जा सके, तो क्या इस तरह का एक्शन करेंगे? तो यानी ये 5-6 रोज तो है गवर्नर के पास कि उस वक्त तक भी अगर इस मामले को ड्रैग ही करना है तो कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन देखिए ये बात यह है कि जब तहरीक एतमाद के ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो गवर्नर साहब की जो पोजीशन है वो कमजोर इसलिए हाथ से हो जाएगी कि आपने तो एतमाद देने का कहा था ना, तो अब अपने एतमाद की तहरीक शुरू हो गई है, उसके ऊपर फैसला आ जाएगा एतमाद है या नहीं है उसके ऊपर। तो फिर जरा गवर्नर साहब को एतमाद की तहरीक के बहस के दौरान कोई नोटिफिकेशन जारी करना मजीद अजीब लगेगा। गवर्नर राज के हवाले से भी खासी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। इंटीरियर मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह साहब बारहा ही इसका जिक्र कर चुके हैं। हाँ, गवर्नर राज के लिए अगर कोई जस्टिफिकेशन प्रोड्यूस हो जाती है तो ये गवर्नर, आई एम श्योर गवर्नर इस बारे में भी सोच रहे होंगे
गवर्नर रूल के बारे में भी, लेकिन उससे पहले उनको वो नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद। बिलाल महबूब साहब सरबराह पिलडाट हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से माशी जायजे पर मबनी एक रिपोर्ट इशू की गई है और ये रिपोर्ट कैसे खतरे की घंटी बजा रही है, इस ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। मुल्क में महंगाई का जिन अवाम पर कहर ढाने को तैयार है, जिससे अवाम की वाकई चीखें निकल रही हैं, क्योंकि बुनियादी अशियाए जरूरिया उन्हें अपनी पहुंच से बाहर होती दिखाई दे रही हैं। इस मसले ने अवामुन नास को कुछ इस बुरी तरह से जिच किया है कि वो लोग जो बढ़ती हुई महंगाई के ज़मीन में कुछ खामोशी इख्तियार कर चुके थे, एक बार फिर बोलना शुरू हो गए हैं। और सच कहें तो उनका बोलना बनता भी है, क्योंकि नई हुकूमत भी बुलंदोबाग दावों के बावजूद उनको इस दलदल से निकालने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। ऐसे में स्टेट बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट ने भी पाकिस्तानी और पाकिस्तान की माशी मुस्तकबिल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल 2023 के दौरान शरह महंगाई और दीगर माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी मालियाती इदारे यानी IMF प्रोग्राम को ट्रैक पर रखने को यकीनी बनाना और बैरूनी रकूम के बरवक्त हुसूल को मुमकिन बनाना होगा। बसूरत दीगर मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। माली साल 2021-22 की सालाना माशी जायजा रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल माशी तरक्की की शरह नमू ऐलान करदा हदफ 3 से 4% से कम रहेगी, जबकि महंगाई की शरह 20% से बुलंद रहने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब की तबाहकारियां और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही मुल्क की नमू के इम्कानात को शदीद मुतासर कर सकती है, जबकि सैलाब के असरात और बैरूनी अवामिल की वजह से माशी तरक्की की शरह नमू का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सब्सिडीज के खात्मे और ईंधन के टैक्स में इजाफे से महंगाई का रुझान आइंदा भी बरकरार रहेगा। रवा माली साल टैक्स वसूलियों के साथ नॉन टैक्स आमदन में इजाफा मुतवक्के है। माली साल 2022 में हकीकी माशी शरह नमू मुसलसल दूसरे साल लगभग 6% रही। दरामदात में कमी से जारी खाते का खसारा GDP के 4.6% से नीचे रहने का इम्कान है। IMF प्रोग्राम बहाली के बाद माली खाते का मंजरनामा बेहतर हो गया है। IMF के अलावा कसीर फरीकी और दो तरफा कर्जदारों से भी बैरूनी फाइनेंसिंग मिलने की तवक्को है। IMF प्रोग्राम और बैरूनी फाइनेंसिंग से ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत हाल खासी मजबूत होने की तवक्को है। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2022 के दौरान मनफी आलमी और मुल्की हालात के नतीजे में दोबारा माशी अदम तवाजुन का सामना करना पड़ा। मालियाती सूरत हाल, अजनास की आलमी कीमतों और रूस यूक्रेन तनाज़ा जारी खाते के खसारे में नुमाया बिगाड़ का सबब बना। IMF प्रोग्राम की बहाली में ताखीर और सियासी बेयकीनी ने ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी पैदा की और रुपए की कदर में कमी ने आलमी कीमतों के इजाफे के असरात को बढ़ाकर महंगाई के दबाव को बहुत बुलंद कर दिया। माली साल 2022 में महंगाई की शरह स्टेट बैंक के 9 से 11% अंदाजे से ज़्यादा 12.2% रही, जबकि बैरूनी और मालियाती खाते में बढ़ते हुए अदम तवाजुन के मुताबिक सरकारी कर्जे का बोझ भी बढ़ गया। मुल्क माशी कमजोरियों को दूर करने, ज़र मुबादला की आमदनी को बढ़ाने और सरमायाकारी में इजाफे की ज़रूरत है। मईशत पर तवानाई के बोझ को कम करने का मजबूत तर्ज़े फ़िक्र दरकार है और मौसमियाती तब्दीली और फूड सिक्योरिटी के लिए दानिशमंदाना हिकमत अमली तश्कील देने की फौरी ज़रूरत है। मौसमों के मुताबिक नए बीजों की तैयारी और ज़रूरी पैदावार बढ़ाने, आबी इंतजाम का फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाए और स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा माली साल में महंगाई बढ़ी है। मुल्क में महंगाई बढ़ने के जहां कुछ बैरूनी अवामिल हैं, वहीं अंदरूनी अवामिल ने भी महंगाई बढ़ाने में अच्छा खासा किरदार अदा किया, क्योंकि मुनाफाखोर माफिया उसकी मिली बुनियादी अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। और जब तक ये सियासी रस्साकशी जारी रहेगी, जब तक ये पॉलिटिकल टर्मोइल रहेगा, सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, तो शायद तवज्जो या फोकस भी हटा रहेगा। इसलिए ज़रूरी यह है कि जल्द अज जल्द इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर काबू पाया जाए, सियासी अदम इस्तेहकाम से छुटकारा हासिल किया जाए, ताकि मईशत को कुछ इस्तेहकाम मैसर आ सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।